हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, CDTFB की इलस्ट्रेटर की सीरीज़ की नई एक और 6th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है छठी क्लास नंबर 6 और आज मैं आपको सिखाऊंगा अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कैसे ऑब्जेक्ट को अलाइन किया जाए, और दूसरा सिखाऊंगा आपको शेपिंग के बारे में, पाथ वगैरह के बारे में। तो आज की क्लास बहुत ज़रूरी है। अभी जो क्लासेस स्टार्ट की है ना, ये इनिशियल, ये ज़रूरी क्लासेस हैं ताकि आप ये जो हमेशा यूज़ होने वाली चीज़ें, ये लगेंगी देखने में सिंपल सी चीज़ें, लेकिन यही यूज़ होती हैं हमेशा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको किसी भी तरह के शेप बनाने में, किसी तरह के ऑब्जेक्ट को अलाइन करने में, किसी तरह ऑब्जेक्ट कॉल करने में, शेप बनाने में, कहीं भी कलर फिल करने में परेशानियाँ नहीं आएंगी। ये शुरू की क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, एडवांस क्लासेस से पहले। लेकिन आज की क्लास फिर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, CDTFB को सब्सक्राइब करें और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगर हो सके तो ज्वाइन भी करें ताकि चैनल की कुछ सपोर्ट हो। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी क्लासेस इलस्ट्रेटर की 1, 2, 3, 4 और ये 5th क्लास आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये आज 6th क्लास है, तो बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, मैं जल्दी से शुरू करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे अलाइनमेंट करना, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं और किस तरह, अगर स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो सब कैसे कर सकते हैं। हमारी जैसे कोरल ड्रॉ में होता है अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ एक, ये देखिए स्क्वायर क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए शिफ्ट के साथ ये हो गया एक स्क्वायर, और इसके अंदर फिर एक और स्क्वायर कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, अच्छा कॉपी कर लेते हैं कुछ यहाँ स्क्वायर्स। 1, 2, 3, 4 आइटम्स हो गए ये हमारे। एक और कर लेते हैं डुप्लीकेट इसका, तो ये हो गए हमारे 5 स्क्वायर्स। सॉरी, ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ शिफ्ट के साथ थोड़ा सा। अब मैं इसको हल्का सा छोटा करूँगा इसको, ताकि हम शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ ताकि इक्वली हो। कंट्रोल D, फिर D 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, ताकि छोटे साइज हो जाएं। सही है, एक बार और। तो अब हम इनको एक दूसरे के अंदर देख पाएंगे अगर हम प्लेस करेंगे तो। इन सब के कलर भी चेंज कर देते हैं। आउटलाइन सबकी ब्लैक रखते हैं। कलर हम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेड कर देते हैं। चलिए बेस सबसे डार्क। फिर सेकंड सेलेक्ट करते हैं, कंट्रास्ट बनाएंगे ताकि हमें पता चले, साफ साफ दिखे जो भी हम दिखाना चाहते हैं, ब्लू। फिर उसके ऊपर हम येलो टोन का कोई ले लेंगे, ऑरेंज ले लेंगे हल्का सा। ये इस तरह सेलेक्ट नहीं था हमारा ऑब्जेक्ट। ये देखिए इस तरह से कुछ ले लेंगे। फिर हम ये लेंगे, यहाँ पर हम ग्रीन नहीं मजेंटा ले लेते हैं। चलिए पिंक, ये पर्पल ले लेते हैं यहाँ से ये। फिर यहाँ पर लास्ट में हम ग्रीन ले लेते हैं ताकि सभी कलर हमारे कंट्रास्ट आए बिल्कुल। ये देखिए ये। अब ये सब कंट्रास्ट हैं, चाहे तो इनकी आउटलाइन भी नन कर सकते हैं हम। ठीक है, ये कलर हम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसकी कुछ कॉपी ले लेते हैं। यहाँ इसको सबसे पहले टॉप पर रख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ एक कॉपी, फिर डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल D से, फिर कॉपीज कुछ हो गई हैं हमारे पास। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें ये इसके अंदर सभी जितने भी स्क्वायर्स हैं ये बिल्कुल सेंटर और इक्वल, जैसे हम सेंटर इक्वल करते हैं उस तरीके से हमें सेंटर इक्वल करना है। तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे सिंपल ड्रैग कर और यहाँ टॉप में देखेंगे आप, मैं जूम कर दिखाता हूँ आपको, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है एक अलाइन करने का। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अगर ये सब देखिए, फिर इसको भी जूम कर दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट्स हैं, यहाँ से सिर्फ आप अलाइन कर सकते हैं। देखिए ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, किस तरह एडजस्ट करना है। देखिए आउटलाइन इसकी दिखा रही है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, इक्वल और बॉटम। इस तरह ये स्पेसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर जैसे हमारे 6 ऑब्जेक्ट हैं तो किस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए ये वाली कैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर पॉइंट से इसके।
और ये बेस अलाइनमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह ये इस तरह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसमें है कैटेगरी में, लेफ्ट अलाइंड स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये राइट अलाइंड स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो ऑप्शन और भी हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो गया, और यहाँ से ये वाला करेंगे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी इक्वल है ही ऑलरेडी। तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसको, देखिए कंट्रोल Z, ये हो गया। अब मैं इनको डिस्टॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ कहीं उल्टे सीधे यहाँ रख देता हूँ, देखिए यहाँ कहीं भी है ये यहाँ है, और मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेंटर करूँगा, देखिए इस तरह हॉरिजॉन्टल, और ये इक्वल करूँगा, तो ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और सेंटर हो गए। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई होगी सिंपल सी। और दूसरा तरीका, इसका एक तरीका ये है, यहाँ से आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट खोल लेंगे, तो ये एक बार इस तरह की ये वाला पोर्शन यहाँ ओपन होकर आ जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कहीं रख लेता हूँ इसको। अच्छा, उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा सेंटर इक्वल का। अब इसी वाले को मान लीजिए सिर्फ हमें टॉप से अलाइन करना है, इनकी स्पेसिंग ये जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं रहा है, लेकिन इस रेड वाले के टॉप से हो जाए तो अच्छा। हाँ, हम जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं कोरल ड्रॉ में, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और बाद में करते हैं तो टॉप से उससे अलाइन होता है। उसी तरह हम चाहते हैं कि इस रेड वाले ऑब्जेक्ट को हम यहीं रखें और ये बाकी सब ऑब्जेक्ट इसके टॉप से अलाइन हो, लेकिन ये रेड अपनी जगह से मूव ना हो। तो हम ये सब तो देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरह ड्रैग कर कर। अब एक बार हम इस रेड पर क्लिक कर देंगे सिंपली, जिस ऑब्जेक्ट से हम चाहते हैं, ये देखिए तो ये हाईलाइट हो गया, आप देख रहे होंगे। अब हम इसके टॉप से अलाइन करना चाहते हैं, रेड अपनी जगह रहेगा, बाकी सब मूव होकर टॉप पर आ जाएंगे। क्योंकि अभी ये हाईलाइटेड है तो हम बॉटम से अलाइन करेंगे तो बॉटम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके सेंटर में करना चाहते हैं, इसको बॉटम से यहीं रहेगा, सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर भी होगा, लेकिन ये रेड अपनी जगह रहेगा, बाकी सब मूव होंगे, देखिए इस तरह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला हम सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, मैंने ये देखिए इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमने फिर से सब सिलेक्ट किया। इस बार हम चाहते हैं कि इनकी अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली, इसके सेंटर से बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो और इक्वली हो। तो हम सिंपली ये वाला देखिए आइकन आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा, ये हो गई। अब ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। हम दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे, अब ये वाला देखिए, ये सिंपल हमने कर दी। अब हम दूसरे वाले को यहां से सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये वाला। इसमें और इसमें फर्क देख रहे हैं? कुछ नहीं है, ये देखिए। और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहां से स्पेसिंग, ये देखिए ये इक्वली स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करिए ये ऑब्जेक्ट के राइट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे सभी एक साइज के हैं इसलिए इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर सपोज कीजिए ये मेरा साइज छोटा हो और ज़्यादा इस तरह पतला हो, और अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा। देखिए, देख रहे हैं, क्योंकि इसके जो सेंटर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रहा है। ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो स्पेस बन रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो स्पेस बन रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह करता है। अब इसको चलिए, अब हमें मान लीजिए इसको इसके सेंटर में टॉप से अलाइन करना है, और हमें इस येलो वाले के टॉप से अलाइन करना है सबको, और हम चाहते हैं येलो वाला मूव ना हो, बाकी सब मूव हो। तो हम ये सब सिलेक्ट किए हुए हैं, तो हम येलो वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ टॉप पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये टॉप अलाइन, ये सब मूव हो गया अपनी जगह से, लेकिन सेंटर में अपनी जगह रहा। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। तो हम ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट से करना है उसको क्लिक कर लेंगे एक बार, और सेलेक्ट करने के बाद तो वो मूव नहीं होगा, बाकी सब मूव होकर उसकी जगह पर आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं सेंटर इक्वल करता हूं, ये इस तरह ये आ गया। तो उम्मीद है ये टेक्निक समझ आ गई होगी। अब मान लीजिए सपोज हमें इन्हीं को टॉप अलाइन करना है, टॉप और लेफ्ट से, तो हम रेड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। रेड वाले को हमें मूव नहीं करना है,
तो हमें यहाँ से लेफ्ट अलाइन करेंगे और यहाँ से टॉप अलाइन कर देंगे, तो ये टॉप और लेफ्ट अलाइन होगा। इसी तरीके से बाकी सब कर सकते हैं आप। तो अलाइनमेंट में इतना ही होता है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा ख़ास। आप उम्मीद है ये काफ़ी है, इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे हम शेपिंग की तरफ। इन सब को हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं और यहाँ हम दो शेप क्रिएट करेंगे। फिर से रेक्टेंगल क्रिएट, स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं, चलिए इस तरह। और दूसरा एक और कॉपी कर लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट काफ़ी हैं समझाने के लिए। और इस वाले को कलर कर देते हैं हम रेड, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने वाले हैं इस तरह ये। अब इसको चाहे हम रोटेट कर कर रखें या स्ट्रेट रखें, वो हमारी मर्जी है, हम कैसे रखना चाहते हैं। हम दोनों को सिलेक्ट करके छोटा कर लेंगे और जिस तरह हमने उसको दिखाने के लिए आपको अलाइनमेंट के लिए कुछ कॉपीज़ कर ली थी, यहाँ भी मैं कुछ कॉपीज़ रखना चाहता हूँ ताकि सभी आपको आसानी से बता सकूँ। इस तरह थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, देखिए इस तरह इसकी और कॉपी ले लेंगे। 1 2 3 एक्स्ट्रा हैं ये, फिर भी रख लेते हैं, ठीक है। अब सॉरी, हम इसको क्लोज कर देंगे। वैसे मेरा पाथ फाइंडर यहाँ भी है इसमें, मैं इसको फिर भी क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखा सकूँ। हम यहाँ से विंडो में जाएंगे और यहाँ बॉटम में जाके पाथ फाइंडर ओपन कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल F9 भी है। ये देखिए इस तरह की यहाँ हमारी पॉप, इस तरह की एक छोटी सी पैनल खुल जाएगा। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक एक करके देखेंगे आराम से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा नहीं है समझने के लिए, लेकिन ज़रूरी है। देखिए ये सब हैं, सिर्फ ये शेपिंग के मेन ये हैं जो काम आते हैं। ये रेयर हैं, कमी के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन मेन ये वाले हैं 4, ये आपके लिए एनफ होंगे अगर ये आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह रिड्यूस कर रहा हूँ वापस। मैंने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अच्छा ये किस तरह काम करता है, ये हमेशा ये देखिए जैसे हमारा वेल्ड होता है कोरल ड्रॉ में, इस तरह यूनाइट होता है। ये इसको हम क्लिक करेंगे तो ये एक यूनाइट करके ऑब्जेक्ट बना देगा 1 पीस का। ये देखिए ये शेप हमारा बन गया, तो ये 1 पीस का एक यूनाइट कर दिया इसने। अब हम नेक्स्ट पर आएंगे, फिर से हमने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अच्छा यहाँ पर हमारा क्या करता है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये माइनस फ्रंट करता है, यानी कि फ्रंट वाला रिमूव हो जाएगा, जो बैक का ये येलो का पोर्शन है वो बचेगा सिर्फ। ये काम मैंने आपको शेप बिल्डर टूल से भी बताया था, वो भी यूजफुल है। यहाँ उससे भी यही चीज़ कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ माइनस फ्रंट हो गया, ये येलो वाला बचा आपका। देखिए यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो ये शेप इस तरह हो जाएगा आपका। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। जो चीज़ मैंने ये की है ये मैं शेप बिल्डर टूल से भी कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ इन दोनों को ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करूँगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये बचा है सिर्फ। तो अब ये टूल हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह। खैर शेप बिल्डर टूल का तो आप पहले ही समझा चुका हूँ मैं, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आ गया थर्ड ऑप्शन, सॉरी। ये देखिए ये आइकन जैसे कि दिखा रहा है इसको क्लियर, टॉप वाला और ये वाला ख़त्म हो जाएगा। इंटरसेक्ट हमारा जो कोरल ड्रॉ में होता है उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये भी इंटरसेक्ट ही है। ये सेंटर में बचेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। देखिए अच्छा इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो बाकी सब भी दिखा देगा आपको। ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो कंपाउंड शेप बना देगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये आ गया सिलेक्ट होकर। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, हाँ आपको ज़रूरी है। अब जैसे हम ये 2 शेप सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें ये माइनस फ्रंट करना है, तो मैं ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब ये शेप मैंने माइनस किया, तो इस तरह से हमारा आराम से शेप पूरा, देखिए शेप बिल्डर टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट क्लास आ रहा है। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर कभी भी हम राउंड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। कोरल ड्रॉ में जैसे कर्व होने के बाद राउंड नहीं होते, हम इस तरह ट्रिम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर चाहेंगे तो हम यहाँ इसके कॉर्नर किसी भी टाइम राउंड कर सकते हैं आराम से।
किसी भी टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हो, बस वेक्टर होना चाहिए वो, आराम से उसके हम, और अगर हम चाहें एक राउंड को कंट्रोल के साथ, अगर हम इसको एक नोड को सिलेक्ट करेंगे तो एक ही राउंड कॉर्नर करेगा ये हमारा। हम इसके साथ ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये इस तरह किसी भी टाइम ऐसे कर सकते हैं, तो शेप हम आराम से दे सकते हैं। फिर आए हम नेक्स्ट, हमने दोनों सिलेक्ट किए, हमारा ये है, देखिए ये एक्सक्लूड है, जो बीच में ओवरलैपिंग होता हुआ है येलो और रेड में जो कॉमन है उसको डिलीट कर देगा, बाकी बचेगा ये देखिए इस तरह। तो ये इसको एक ज्वाइंट एक इमेज बना वेक्टर शेप बनाकर हमारे पास पूरा तैयार दे देगा। ये देखिए इस तरह। अब ये चारों तो जरूरी हो ही गए हैं आपके, और नेक्स्ट में भी कुछ इसी तरह करता है। देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो हम इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। डिवाइड करेंगे हम, ये डिवाइड कर दिया इसने, लेकिन ये ग्रुप कर दिया इसको ऑटोमेटिक इसने। देखिए मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब हम इसको अनग्रुप करेंगे, ऑब्जेक्ट अनग्रुप। तो अब ये क्या करेगा, हमें तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दे देगा, एक ये और एक ये ओवरलैपिंग वाला। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, और थर्ड ये वाला। तो ये तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया इसने। तो जैसा कि इसका नाम देख सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट थे ओवरलैप होता हुआ, सब अलग अलग कर दिए। इसी तरह मैं इन दोनों को, अनग्रुप ऑब्जेक्ट है, इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये माइनस कर रहा था फ्रंट, यहाँ ये ट्रिम कर रहा है, ये देखिए ट्रिम कर दिया इसने। लेकिन ये नीचे वाली कैटेगरी हमेशा ग्रुप कर दिखाती है। देखिए मैं एक सिलेक्ट करूंगा, अब इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। ये देखिए अनग्रुप करूंगा तो ये दोनों को डिवाइड कर देगी इस तरह। तो ये वाला अलग 3 ऑब्जेक्ट में दिया, यहाँ ट्रिम कर दिया इसने दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग, और यहाँ इसने डिवाइड कर दिए तीनों। तो ये इस तरह काम करता है। थर्ड वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा तो ये भी सेम ही है, मर्ज कर देगा इनको सबको। ये एक ग्रुप कर दिया इसने, फिर से इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप। तो ये इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग पूरे दे देगा। तो ये भी ट्रिम की तरह ही काम करता है, कुछ खास नहीं है इसमें फ़र्क। इसी तरह ये वाला है, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसको क्रॉप करूंगा तो ये इसने इस वाले को ग्रुप करके कर दिया। अनग्रुप कर लूंगा तो ये इस तरह अलग शेप दे देगा इसको, और ये अलग दे देगा हमें। देखिए तो इसने इसमें क्या किया, जो फ्रंट वाला था वो दिया हमें। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ इससे। तो इसने हमें फिल वाला दिया जो ओवरलैपिंग कॉमन एरिया था, और फ्रंट वाला दिया। तो इस पे से हम जब कभी हमें ट्रिम करना हो या फ्रंट माइनस का नहीं है तो हम यहाँ से फ्रंट वाला इस तरह ले सकते हैं। बाकी आउटलाइन क्रिएट करता है, ये दोनों इतने ज़रूरी नहीं है। और ये वाला आप देख लीजिए, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। ये फ्रंट माइनस कर देता है इस तरह, बैक माइनस। तो ये देखिए येलो वाला बैक पर है, इसके बिहाइंड यानी कि लेयर पे, ये फ्रंट पर है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये फ्रंट कर देगा। और इसी तरह ये वाला है तो ये इसका अपोजिट है, या हम ये वाला करते हैं तो इसमें येलो छोड़ेगा, और ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये इसका अपोजिट है। तो इस तरह ये सारे पाथ फाइंडर के ऑब्जेक्ट हमारे काम करते हैं। अब इनको यूज करके शेप जो बनाने हैं, आपको डेवलप करने हैं, वो आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ भी, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से आप। ये शेप एक दूसरे के ऊपर आप इस तरह बना देंगे। देखिए यहाँ ओवरलैप होते हुए कुछ, इनके कलर चेंज कर लीजिए ताकि सब डिफरेंट हो जाएं। इसको कलर चेंज कर लीजिए, जितने भी होंगे इनको सेलेक्ट कीजिए आप एक साथ। ये देखिए एक शेप निकाला इसने, ये ट्रिम करके। इसकी कॉपी तो ले लें इसकी, ताकि और ऑब्जेक्ट भी दिखा सकूं मैं आपको। तो ज़्यादा भी होंगे तो वो आपको समझ आएगा कि क्या कर रहा है। ये सब आइडिया आपको पता चल गया। ये देखिए इसको कंबाइन कर देगा है। फिर ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी होंगे तो उसी तरह से काम करेगा। ये देखिए ये करा इसने, इस बार ये इसका ऑपोजिट करेगा। ये देखिए यहाँ हम करेंगे तो ये वाला देगा जो सबसे ऊपर लेयर है, और ये सबसे बिहाइंड लेयर थी तो पहले उस वाले को लिया था। अब इस वाले पे मान लीजिए हम यहाँ करते हैं तो ये इसमें से ओवरलैपिंग वाला जो तीनों में कॉमन एरिया था वो ले लिया इसने। देखिए कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये येलो और ये इनका कॉमन एरिया ब्लू है तो इसने ये ब्लू ले लिया, बाकी सब डिलीट कर दिया। यहाँ फिर से इसकी कॉपी कर रहा हूँ मैं, एक कॉपी और ले लेता हूँ। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ क्या करेगा ये देखिए एक्सक्लूड में, यहाँ जो कॉमन एरिया था सब में वो डिलीट कर दिया, उसको छोड़कर बाकी सबको ग्रुप कर दिया।
यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से कलर फिल आप चेंज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर से मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फिर आई ड्रॉपर से मैं इसको येलो कर देता हूँ, फिर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब ऑब्जेक्ट मतलब बिखेर कर अलग अलग दे दिया आपको उसने, जितने भी पॉसिबल उसके सेपरेशन हो सकते थे। ये देखिए, तो ये इस तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप आप आसानी से बना सकते हैं इनमें। सिर्फ आपको थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत है। वो उम्मीद है आपके समझ में सब आ गए होंगे क्लियर। तो दोस्तों, जितना सिंपल करके मैं आपको समझा सकता था मैंने समझाया, आपको समझ में आया? कोई परेशानी, कोई सवाल इसके मुताबिक आपके दिल में अगर या दिमाग में हो कि कुछ पूछना चाहते हो, इसमें कुछ समझने से रह गया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फेसबुक पर अगर आप कुछ शेप इससे बिल्ड कर दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही थी। आपके लिए दोनों ज़रूरी चीज़ें अलाइनमेंट और पाथ फाइंडर की बता दी हैं। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी और किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मैं बनाऊँगा आगे की वीडियो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं इसको यहीं स्किप कर दूंगा कुछ वीडियो के बाद। चलिए देखते रहिए CDTFB। नए वीडियो नए ट्यूटोरियल के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।